नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय नंबर 2 हमारा है वो हम अध्ययन कर रहे थे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम चालुक्य वंश है, बादामी वंश है, वेंगी वंश है, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है उन वीडियो को, तो उनको एक बार ज़रूर देखें। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं पल्लव वंश। ये जो क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास 8 के लिए, और साथ साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज जो इस सेशन को शुरू करते हैं, आज जो हम अध्ययन करेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का उत्थान हुआ था। राजवंश किस कौन सी साइड में इस वंश की जो स्थापना हुई है, किस दिशा में था? ये था दक्षिण में। दक्षिण में पल्लव राजवंश का स्थापना होती है। सुदूर दक्षिण के इस भाग में तमिल प्रदेश भी पुकारा गया है। इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया था? दक्षिण की जो दिशा थी जहाँ हमारा कौन सा वंश है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो उत्थान हुआ है वो दक्षिण में हुआ है। और इस दक्षिण को किस भाग या किस नाम से पुकारा जाता था? तो तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता था। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बने। पल्लव राजवंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई है? तो दक्षिण में हुई है। इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? तो तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है पल्लव राजवंश। सातवाहन वंश के पतन के बाद कौन सा वंश पतन होता है? सातवाहन वंश है। उसके पतन होने के बाद दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया और कांची को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो पल्लव वंश है उनका किस क्षेत्र में अपना स्थापना करता है, इनका उद्भव होता है, इनका उत्थान होता है? तो ये होता है दक्षिण में। पल्लव राजवंश दक्षिण में साउथ साउथ जो क्षेत्र है इसमें हमारा पल्लव वंश की स्थापना होती है। और इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिल प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण के साथ साथ इन्होंने दक्षिण पूर्व पे अपना अधिकार किया। तो दक्षिण पूर्व पे जो अधिकार किया है तो किस वंश के समाप्त होने के बाद इन्होंने अपना राजवंश है दक्षिण पूर्व में जो क्षेत्र है वो बढ़ाया था? तो वो बढ़ाया था सातवाहन वंश के पतन के बाद इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार किया। और इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी जो राजधानी है वो किसको बनाया था? वो बनाया था कांची को। कांची को अपना राजधानी बनाया था पल्लव वंश ने। पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो है ताम्रपत्रों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से नंबर 4 जो क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ से वो बनेगा कि पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो ना, हालांकि केवल संस्कृति में नहीं मिलता, ना ही प्राकृतिक में, किस में मिलता है? हमें इनकी जो जो इनका उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें दोनों भाषा में, प्राकृतिक और संस्कृति दोनों भाषाओं में मिलता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, जितने भी जो स्टेट एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो प्राकृतिक या सांस्कृतिक? तो हमारा आएगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों भाषाओं में हमें ज्ञान मिलता है। इसके साथ साथ किसमें जो ताम्रपत्र थे उन पे भी इनके वंश के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें इसके समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके राइटर हरिसेन थे। उससे हमें भी क्या इन वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान तीसरी सदी से किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने हैं
सबसे पहला जो क्वेश्चन बना था कि पल्लव राजवंश का उत्थान किस क्षेत्र में हुआ है, तो दक्षिण में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा कि इस भाग को किस नाम से पुकारा जाता है, तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, किस वंश के पतन के होने के बाद इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपने अधिकार किया था, वो था सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लव वंश की स्थापना ने दक्षिण पूर्वी पे अपना अधिकार किया। नंबर 4 क्वेश्चन बनेगा इनकी राजधानी का नाम क्या है, तो वो था कांची, इनकी राजधानी का नाम था। फिर क्वेश्चन बनेगा, पांचवा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है, तो वो मिलता है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक ताम्रपत्रों एवं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञान मिलता है। इसके वंशों के बारे में इन्होंने किस क्षेत्र में अपना ये इन्होंने एरिया बढ़ाया, कौन सी जगह इन्होंने युद्ध जीते, ये हमें इन चीज़ों से, इन भाषाओं से, इन जो ताम्रपत्र है, इन प्रयाग प्रशस्ति है, इनसे हमें ज्ञान मिलता है। नंबर 6 क्वेश्चन रहेगा कि पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान किस सदी में है, तो वो है तीसरी सदी से किया जाता है। 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे बने हैं और इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट जरूर करें ताकि बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के टाइम। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा शिव शंक वर्मा है या शिव शंक वर्मा है, विष्णु गोप आदि इनके आरंभिक शासक थे। तो पल्लव वंश के जो आरंभिक शासक थे, शुरुआती जो शासक थे वो कौन थे, वो थे शिव शंक वर्मा, विष्णु गोप आदि, ये क्या थे, इनके प्रारंभिक शासक थे। परंतु पल्लव की महानता का काल 6ठी शताब्दी में अंतिम चरण में उनके शासक विष्णु के समय से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें पता चलता है कि पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान कौन सी सदी से, तीसरी सदी से। कौन सी सदी है, तीसरी शताब्दी से माना जाता है। इसके जो आरंभिक शासक थे वो थे शिव शंकर वर्मा और विष्णु गोप आदि थे। परंतु पल्लव की महानता, जो पल्लव वंश के टाइम जो महानता हुई है, जो सबसे शासक इनमें विकास हुआ है, वृद्धि हुई है पल्लव की, तो उनमें महान जो माना जाता है वो कौन सा टाइम था, 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण। 6ठी शताब्दी का जो अंतिम चरण था उनमें शासक हुआ है सिंह विष्णु के समय से प्रारंभ हुआ है। इनके शासक इस प्रकार थे, जो शासक है वो इस प्रकार है। कौन कौन से शासक आए हैं पल्लव वंश के, ये हम अध्ययन करेंगे। तमिल शब्द का मतलब टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तमिल शब्द में जो पल्लव को क्या कहा गया है, तमिल शब्द टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तमिल शब्द क्या है, टोंडियर है, जिसको संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तो पल्लव का दूसरा नाम क्या, टोंडियर है तमिल शब्द में, परंतु संस्कृत में इसे क्या कहा गया, पल्लव कहा गया। इसी से ये वंश पल्लव वंश कहलाया था। तो तमिल को तमिल में क्या कहेंगे, टोंडियर कहेंगे। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने थे, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमारे बने थे। पल्लव राजवंश का उत्थान, सातवाहन वंश के पतन के बाद, फिर इसमें हमने देखा कि कौन सी शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है और कौन सी शताब्दी इसकी, पल्लव वंश की जो महानतम है वो कौन सी शताब्दी माना गया है, कौन से इसके शासक हुए थे, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनके शासक जो निम्नलिखित किस प्रकार थे। तो पहला जो शासक माना गया है विभिन्न पल्लव शासक, सिंह विष्णु का जो कार्यकाल कौन सा माना गया है, कब तक माना गया है, वो माना गया 575 से 600 ईस्वी। सिंह विष्णु का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 575 से 600 ईस्वी के बीच माना गया है। कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किसके द्वारा किया गया था, सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया था। इनके टाइम में क्या था, साहित्य और कला है, इनके टाइम जानी जाती है। संस्कृत का महान कवि
संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में था। तो संस्कृत का जो महान कवि कौन है, भारवी है, किसके दरबार में था, सिंह विष्णु के दरबार में था। और ऐसे पूछा जाए किस भारवी है जो संस्कृत का एक कवि था, किस राजवंश के टाइम था, तो पल्लव वंश के टाइम था। किस टाइम था, पल्लव वंश के समय के दौरान। और किस शासक के समय था, सिंह विष्णु के शासन की काल के दौरान था। तो अभी तक हमारा 9वां क्वेश्चन बनेगा कि सिंह विष्णु का कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सिंह विष्णु का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक विस्तार था इसका, तो वो था कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक। 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बनेगा इसने किसको संरक्षण दिया अपने क्षेत्र में, कौन सी कलाओं का दिया था, वो था साहित्य और कला का। 11वां क्वेश्चन। 12वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा, या 12वां क्वेश्चन रहेगा संस्कृत का महान कवि भारवी किसके दरबार में था, वो था सिंह विष्णु के। 13वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ से महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बन गया था। तो इस समय जो महाबलीपुरम नगर है, कला का जो कला है, आज कला का केंद्र बना था, वो महाबलीपुरम किसके टाइम था, सिंह विष्णु के समय। नंबर 14 जो क्वेश्चन रहेगा, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिंह विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी, अवनी सिंह की। तो क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी। तो अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी सिंह विष्णु। किस राजवंश से संबंधित थे, पल्लव वंश से संबंधित थे। पल्लव वंश से संबंधित रखने वाले सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 15 क्वेश्चन रहेगा चोलों को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार किया था उसने, किसने किसने 15 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से, वो रहेगा कि चोलों को पराजित किसने किया था, चोलों को पराजित किया था सिंह विष्णु ने। और किस पराजित करके क्या अधिकार किया था, चोल मंडलम पर अधिकार किसने किया था, वो किया था सिंह विष्णु ने। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन चुके हैं। पहला जो है यहाँ से सिंह विष्णु के बारे में, महान शासक थे, कावेरी से कृष्णा नदी तक साम्राज्य का विस्तार किया और कला और साहित्य को संरक्षण दिया। कला का प्रमुख केंद्र क्या था, महाबलीपुरम था उस समय कला का। और संस्कृत के महान कवि भारवी इनके दरबार में थे। और अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी पल्लव वंश के राजवंश सिंह विष्णु ने। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। आज जो हमने देखा पल्लव वंश की स्थापना, पल्लव राजवंश की स्थापना कैसी होती है, कब इनका टाइम था, और तमिल में इसको किस नाम से जाना जाता है पल्लव को, संस्कृत में इसका पल्लव नाम है, ये हमने जाना। फिर इनके सिंह विष्णु शासक हुए, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अभी तक जिस भी साथी ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।